Hello. Online students, please confirm, am I audible and visible to you? Online students, please confirm, am I audible and visible to you? Okay, चलो, can we get started guys? अतुल उसको पानी और कॉफी के लिए बोल देना, ठीक है ना? Okay, good evening everyone. I know you guys are doing absolutely fine. Let's continue our discussion. Yes. कल हमने थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दिया था दैट सर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में आपके लिए क्या क्या मेजर चेंजेस हैं एंड यस्टरडे वी स्टार्टेड विद एस ए कॉल्ड एज SA 700. कुछ बचाव पार्ट डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट essay. चलिए 700 के अंदर हमने कल सबसे पहले क्या शुरू किया था, जस्ट 1 सेकेंड. कल हमने आपको एक ओवरऑल जो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है उसके ऊपर नॉर्मली क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बताया था. 700 में देखो दो मेजर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कल बताया था वो रिपीट करता हूं. पहला क्वेश्चन आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन हेडिंग है उसमें क्या आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग है उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है. मतलब यू नो नॉर्मली योर कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट उन पे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है नॉर्मली ऑडिट ओपिनियन कैसे फॉर्म किया जाएगा, इसके लिए आप क्या क्या इवैल्यूएशंस करेंगे. अगर आपको पता है कल लास्ट में वो जनरल इवैल्यूएशंस वाला क्वेश्चन बताया था. इसके अलावा आपसे पूछ सकता है नॉर्मली आप ओपिनियन फॉर्म करते वक्त कौन सा अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं. यू वुड हैव हर्ड ऑफ अ वर्ड रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए. वी शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड ऑब्वियसली ये अश्योरेंस के लिए हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है. तो उस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है. आज थोड़ा सा ये जनरल कंटेंट डिस्कस करेंगे 700 में, फिर आपको बाद में एक इंटरेस्टिंग मीनिंग पढ़ाएंगे. व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. वो दो वर्ड्स क्या है वो बताएंगे आपको. तो आइए इन योर 700 कल हमने ओपिनियन हेडिंग में क्या आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था. विल गो नेक्स्ट नाउ. इफ आई कम टू द स्टार्ट ऑफ SS 700, वो मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्वियसली 700 का नाम ही है फॉर्मिंग एन ओपिनियन. मतलब सर ऑब्वियसली ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स एज ऑफ नाउ, on Telegram channel I have uploaded the PDF of 700 as well as 705. both the essays आप वो रेफर कर सकते हो. We are following that PDF. It's on page number 1F.2. फॉर्मिंग एन ओपिनियन. तो यहां पर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमें ओपिनियन देना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इफ यू रीड द ऑब्जेक्टिव, देखिए सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है. ऑडिटर चाहता है ओपिनियन फॉर्म करना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्वियसली ओपिनियन तक आने से पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, उन्हें इवैल्यूएट करके कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वो कंक्लूजन के बेसिस पे हम हमारा ओपिनियन बनाएंगे. तो मतलब सर सिंपल है, वी plan our audit procedures, we perform audit evidences and then we draw a conclusion and वो conclusion ही हमें opinion देने में help करता है. तो इस ऐसे का objective होगा कि हम opinion form करना चाहते हैं on the financial statements. Will that be based on evaluations performed by the auditor? Sir evaluate किसको करते हैं, पहले हम evidences obtain करते हैं. For example purchases के लिए हम purchase invoices check करेंगे, sales के लिए
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करेंगे, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडिशन हुआ है, डिलीशन हुआ है, वो सब आप चेकिंग करेंगे। ये सब एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में हम क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वो कंक्लूजन ही एक तरीके से हमें ओपिनियन देने में हेल्प करता है। सर याद करो, कल एक लाइन बताया था आपको, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं, क्लीन। अगर हमें लगता है नो देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो हम क्लीन ओपिनियन नहीं देंगे, और कौन सा देंगे, मॉडिफाइड। आज हम वहां 705 के अंदर भी जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव का पॉइंट नंबर 1 क्लियर है क्या, कि सर हमें ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये ओपिनियन तक हम कैसे पहुंचेंगे, एविडेंसेस को ऑब्टेन करके, इवैल्यूएट करके हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, वो चीज मुझे ओपिनियन देने में हेल्प करेगा। और ये ओपिनियन कहां पर आता है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में आता है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर बी देखिए, टू क्लियरली एक्सप्रेस योर ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट योर ऑडिट रिपोर्ट। तो ओपिनियन देना है, वो भी हमारे रिपोर्ट के अंदर। अब देखो, इस पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे 4 मार्क का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव 2 सिंपल से पॉइंट्स है। ये ऑब्जेक्टिव आपको क्यों आना चाहिए, इन पे एमसीक्यू बन सकता है, इन पे करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है, इसीलिए हमने थोड़े एसेस के ऑब्जेक्टिव्स को रीड करना चाहिए। दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अब वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते वक्त क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं, इधर आइए। कैन यू सी, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर विल नीड अ रीजनेबल अश्योरेंस। एक काम कीजिए, 2 मिनट स्पेंड कीजिए, कल जो पढ़ाया था ऐसा लग रहा है क्या वही लैंग्वेज है। देखो, नंबर 1, auditor shall form an opinion that whether financial statements are prepared as per applicable FRF। मतलब हमें क्या ऑब्टेन किया गया है, रीजनेबल अश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटायरली आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर वह मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर क्लीन ओपिनियन नहीं आ सकता है। कौन सा ओपिनियन आता, मॉडिफाइड। तो हम नॉर्मली ये चेक करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने एग्जामिन किए, फिर हमने कंक्लूड किया कि उनमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं। इफ दे आर फ्री फ्रॉम statements, that means I'm giving a clean opinion, otherwise I will give a modified। but obviously sir, same conclusion तक आने के लिए क्या मुझे audit evidences obtain करने पड़ेंगे, yes। read point number 3, हम conclusion तक कैसे आएंगे, sir we will first obtain sufficient and appropriate audit evidences। फिर क्या हमें देखना पड़ेगा, कुछ गलतियां मिल सकती है जो क्या रह सकती है, अनकरेक्टेड। देखो कैसा होता है, हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ गलतियां मिलती है, एंड अगर हमें लगता है वो गलतियां क्या है, मटीरियल है। क्या है वो, मटीरियल है। हम डायरेक्टली मॉडिफिकेशन पे नहीं जाते, हम पहले मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं कम्युनिकेट करके कि क्या आप इन गलतियों को करेक्ट करना चाहेंगे। वी शुड गिव देम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक करेक्शंस। इफ दे मेक करेक्शंस, कैन आई से अब वो गलतियां है ही नहीं, they are misstatements, if corrected they are no more a misstatement। Can I still give a clean opinion? Yes। गलतियां मिली और उन्होंने करेक्ट नहीं की तो हम क्या बोलेंगे, दे आर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अब अगर हमको लगता है जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो क्या है, मटीरियल है, तो क्या हम मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, हां। दिस इज योर पॉइंट नंबर बी। हमने देखना चाहिए कि जो भी गलतियां हैं, देखो वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर स्टिल मटीरियल। अगर हां तो हम ड्रॉ करेंगे कि भाई देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट करेक्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमने क्लीन ओपिनियन नहीं देना चाहिए। और कौन सा देना चाहिए, मॉडिफाइड देना चाहिए। तो नॉर्मली ये चीजें हमने कंसिडर करनी चाहिए टू ड्रॉ आवर कंक्लूजन। सिंपल शब्दों में आपने क्या सोचना है, सर एज अ ऑडिटर आई नीड टू परफॉर्म माई प्रोसीजर्स, obtain evidences, evaluate them, then conclude। What do I conclude? Are there material misstatements or not? अगर गलतियां हैं तो पहले करेक्ट करने का ऑप्शन दो। If they are not corrected, can I say still the misstatements are material? Can I go towards 705? Yes, 705 is your modification जो हम अगला ऐसे पढ़ेंगे। यही प्रोसीजर लिखा है पूरा का पूरा, that you need to do all this to form an opinion। मतलब ओपिनियन तक आने से पहले आपने ये काम करना चाहिए। Is that clear to you?
एकदम सिंपल सा चीज है, 700 में ये बात मुझे पता होनी चाहिए। वो बोल सकता है नॉर्मली 700 रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शुड फॉर्म एन ओपिनियन, तो उसके अराउंड आई शुड नो हाउ डू आई फॉर्म एन ओपिनियन, आई शुड ऑब्टेन एविडेंसेस, आई शुड इवैल्यूएट देम, आई मे फाइंड मिसस्टेटमेंट्स एंड देन आई अराइव एट माय ओपिनियन। इज दैट क्लियर टू यू? ये जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे पता होना चाहिए। What are we discussing? We are discussing 700. We're talking about the format of audit report. उसके अंदर हमने ओपिनियन तक आने के लिए कुछ जनरल चीजें देखनी चाहिए। Can I go next? बाकी कल आपको पढ़ाया था what is modified opinion and unmodified. ऑलरेडी कल डिस्कशन हुआ था। कल हम फिर ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में जा चुके थे, बराबर है। अब इस फॉर्मेट में कल मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया। एक क्वेश्चन आ सकता है ऑडिटर के ओपिनियन हेडिंग पे। कहां पर क्वेश्चन आ सकता है? ऑडिटर के ओपिनियन के हेडिंग के ऊपर। देयर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन बेसिस फॉर ओपिनियन, कल बताया था ये भी आपको, बराबर है। गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा, वो 570 में अलग से पूछेंगे। कैम के ऊपर क्वेश्चन 701 में अलग से आएगा। मतलब यहां पर आपको इस ऐसे में उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अलग एक क्वेश्चन आ सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात कर रहा है मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या बात कर रहा है? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ये जरूर मेरे लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस कैन स्टिल बी अ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको कल भी बताया था, आपको बाकी एसेस पढ़ाएंगे, उनका समरी आपको यहां पर मिल जाएगा। अभी उसका डिस्कशन करके फायदा नहीं होगा। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग लोकेशन के ऊपर है, तो ये दोनों चीजें साथ में डिस्कस होगी, नॉट नाउ। अभी एक क्वेश्चन जो आपको बताएंगे दैट इज सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। क्या बताएंगे? सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, ताकि हमारा ऑडिट रिपोर्ट का एलिमेंट्स का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। सबसे पहला था टाइटल, आपको याद है टाइटल? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद में कैन सी एड्रेसी, रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है? टू द मेंबर्स। याद आया आपको? नेक्स्ट नंबर 3 कैन सी वर्ड ऑडिटर्स ओपिनियन, मतलब ये ओपिनियन सेक्शन का बात कर रहा है क्या? याद है कल बताया था देयर इज अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड देन देयर इज अ ओपिनियन पैराग्राफ। यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन यस्टरडे वी टॉक्ड? यस और नो? इसके बाद में कैन सी हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन। याद है इसमें 4 चीजें आएगी। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, वी आर इंडिपेंडेंट एंड एथिकल, वी हैव कंप्लाइड विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बेस आवर ओपिनियन। याद है क्या कल पढ़ाया था आपको? एंड आपको हमारी ज्यादा डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है तो आपको एक हेडिंग में जाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। वहां पर आपको डिटेल मिलेगी। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होता तो ये सब तो आएगा ही आएगा। क्या रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी आएगा? यस, कल आपको लास्ट में बताया था। आर यू एबल टू रिकॉल दैट? सो वी डन विद ऑल दिस। ये पूरा डिस्कशन हो गया है। गोइंग कंसर्न कैम अभी नहीं बता रहा हूं, उनके लिए स्पेसिफिक एसेस है, 570 में पढ़ेंगे एंड 701 में पढ़ेंगे। दे बोथ विल कम इन रिस्पेक्टिव एसेस। अब देखिए अगला पार्ट, कैन यू सी अ वर्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो बच्चों, ये चीज भी ना एक्चुअली में 210 में आती है। कहां पर आती है? 210 इज योर एंगेजमेंट लेटर। 210 इज योर एंगेजमेंट लेटर, मतलब डिटेल में वहां पर आएगा, फिर भी आपको एक ओवरव्यू देते हैं। सुनिएगा, What is the responsibility of management? सिंपल शब्दों में, who is responsible to prepare financial statements? Management. So management का major responsibility क्या है? Financial statements को बराबर से बनाना and present करना. How will they prepare financial statement? As per applicable FRF. What is applicable FRF? AS or Ind AS plus your Schedule 3. ये responsibility किसका है? Management का है। एक बात बताइए, मुझे अगर बढ़िया से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एंड बिजनेस को रन करना है, क्या मुझे अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स भी चाहिए? सोचिए ना, कंपनी में अगर परचेस प्रोसेस नहीं होगा, सेल्स प्रोसेस नहीं होगा, खर्चा इनकर करने का प्रोसेस नहीं होगा, तो डे टू डे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? कंट्रोल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कंट्रोल्स को बढ़िया से डिजाइन करके इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। पहला, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2, अच्छे कंट्रोल्स को लगाओ, दैट इज डिजाइन करो एंड उन्हें इंप्लीमेंट करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया? मैनेजमेंट का हो गया। अच्छा एक बात बताओ,
कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या नहीं है, ये कौन सोचता है? पहले मैनेजमेंट सोचता है। देखो, हु रन्स द बिजनेस? कंपनीज मैनेजमेंट। सो ऑन अ डेली बेसिस उन्हें पता होगा ना मेरे बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए गोइंग कंसर्न का एक ऐसे पढ़ाएंगे, वहां पर ऑडिटर को ये भी बोला है पहले आप मैनेजमेंट से पूछिए कि भाई एज अ मैनेजमेंट आपने कंपनी का गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है क्या? मतलब क्या है? हम जो बिजनेस चला रहे हैं डे टू डे बेसिस में, क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या जिसकी वजह से मुझे लगे कि शायद कंपनी के गोइंग कंसर्न में क्या आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, थिंक अबाउट कंपनीज अराउंड यू। जेट एयरवेज एक एयरलाइन, नाम सुना है? ऑलमोस्ट लैंड हो चुका है, वापस टेक ऑफ नहीं हुआ है। मतलब क्या ना, इसे बिजनेस के ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉब्लम है। स्पाइस जेट अभी तक उड़ रहा है, बट फाइनेंशियल पोजीशन बुरी होती जा रही है वापस से। अगर वापस से पैसा रेस करना इजीली पॉसिबल नहीं हुआ, हालांकि रिसेंट टाइम में एक न्यूज आया, बॉम्बे का एक कपल ने उनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अग्री कर लिया है। बट अगर ऐसे इन्वेस्टर्स अग्री नहीं करेंगे तो स्पाइस जेट के अंदर भी गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। तो नॉर्मली कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहता है कि मेरे बिजनेस के गोइंग कंसर्न में कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या। ये चीज भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो 3 पॉइंट याद रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना, अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करके इंप्लीमेंट करना, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या नहीं उसका आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करना। ये तीनों चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की है। आइए पेज नंबर 1F.5। आज मैं आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, हमारे रिपोर्ट में मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। नंबर 1, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड क्या उन्होंने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स पे लगाने चाहिए? यस, ऐसा बोला जाता है। कंट्रोल्स अगर अच्छे रहेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टाइमली बेसिस पे बन जाएंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां होने के चांस भी कम होंगे। तो सर, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे शुड ऑल्सो डिजाइन गुड इंटरनल कंट्रोल्स ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। देखो, मैनेजमेंट ये थोड़ी चाहेगा कि मेरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होनी चाहिए। इवन दे वुड वांट कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अच्छे कंट्रोल लगाने चाहिए। इस पॉइंट नंबर A क्लियर टू यू। रीड पॉइंट नंबर B। उन्होंने असेस करना चाहिए कि क्या एंटिटी का एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड वेदर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। नॉर्मली ये चीज कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है। हम आपको ये डिटेल में कहां पढ़ाएंगे? ऐसे 570 में पढ़ाएंगे। अब देखो, पॉइंट नंबर A हर किसी को याद रहेगा। ये गोइंग कंसर्न वाला स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए लोग भूल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट नंबर A, आई विल रिमेंबर, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अच्छे कंट्रोल लगाओ ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यू विल मेक अ मिस्टेक अराउंड पॉइंट नंबर B, जहां पर शायद गोइंग कंसर्न के बारे में आप भूल जाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब मैं आपको ये 570 पढ़ाऊंगा, ये गोइंग कंसर्न बेसिस वाला एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे कहां पूछ सकता है? 700 में पूछ सकता है। चाहे वो पूछेगा स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में आती है या नहीं आती है। क्या आपको A एंड B समझ में आया क्या? मतलब इन सिंपल टर्म्स, मुझे जब ऐसे को पढ़ना है, सिर्फ अगर आप बच्चों ऐसे पढ़ेंगे ना, बेयर ऐसे तो 700 सीरीज बहुत ही डिटेल में है। हर एक ऐसे को आप पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे, क्योंकि लिखने वाले ने प्रैक्टिसिंग सीए के हिसाब से सोचा, उसने स्टूडेंट के हिसाब से नहीं सोचा। स्टैंडर्ड बनाने वाले ने ये नहीं सोचा ना स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे, उसने सोचा ऑडिट करने वाला आदमी जब रिपोर्ट बनाएगा उसे क्या पता होना चाहिए। सो दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, वो तो सब इंक्लूड करेंगे। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है भाई 700 में फॉर्मेट दिया है, हमें ओपिनियन तक कैसे आना है वो बताया है, इस फॉर्मेट में आईसीआई मेरे से किधर किधर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तुम अगर समझ पाओगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन बराबर होगा एंड यू विल नॉट फील लॉस्ट इनसाइड ए essay. Every essay try to understand first and then purely think about exam point of view. What will they ask?
what I need to answer. If you follow this approach, वो 50 मार्क के एसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. Is that clear to you? इतना आपको समझ में आया? वापस से जाएं, कंटिन्यू करें. तो देखिए, हमारे रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक आ गए. कहां तक आ गए? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई प्रॉमिस्ड यू, ये हम आपको सारे एसेस पढ़ाने के बाद में लास्ट के अंदर रिवाइज करवाएंगे, बिकॉज वो सारे एसेस का एप्लीकेबिलिटी है. आज आपको मटेरियलिटी पता ही नहीं है, 580 पता ही नहीं है, डायरेक्टली वो आप रीड करने के लिए जाएंगे, आपको पक्का बाउंसर चले जाएगा. बट सीक्वेंस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहां पर हमारे बाकी एसेस का रेफरेंस आता है, इसीलिए उसको हम अभी के लिए क्या करेंगे? साइडलाइन कर देंगे. कैन वी गो नेक्स्ट? अब वो एग्जाम में आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकता है. हु शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट? हु शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हु शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट? तुम्हें क्या लगता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, ऑथोराइज्ड पर्सन? सिर्फ साइनिंग के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा. ऐसे है, कुछ भी कर सकता. बोलो. एंगेजमेंट पार्टनर शुड साइन. थोड़ा बहुत अगर कंपनीज एक्ट याद है, वो बोलता है द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट. लॉ बोलता है द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट. नाउ हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर? इट कैन बी ईदर इंडिविजुअल और अ फर्म. इट कैन बी ईदर इंडिविजुअल और अ फर्म. फर्म के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? कोई ना कोई पार्टनर साइन करेगा, बट दैट पार्टनर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सीओपी. तो कैन आई से जब सिग्नेचर आएगा तो अगर फर्म है उस केस में फर्म का नाम भी आएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पार्टनर का साइन आएगा, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर आएगा. ऑल दीज डिटेल्स शुड कम अलोंग विथ योर सिग्नेचर. तो आपसे जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, दे वांट मोर डिटेल. सिर्फ 1 लाइन आंसर नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम क्या, आप वो एक 1 लाइन लिख के कंप्लीट कर देते हो, बट आपको देखना चाहिए क्या वो मुझसे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रहा है क्या. दैट सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर कैन ऑल्सो बिकम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. आइए, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1F.7 आपको एक पॉइंट नंबर 11 मिलेगा. देखिए, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड इट इज साइंड बाय द ऑडिटर. व्हेन आई से ऑडिटर मतलब जिसको हमने अपॉइंट किया है. कैन आई से वो अगर एक इंडिविजुअल इंसान हो तो उसका फर्म पर्सनल नाम पे आएगा क्या? हाँ. इन केस ऑफ अ फर्म, देखिए, इफ द फर्म इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर इट शुड बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म. मतलब फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर, सब कुछ आना चाहिए. देखिए, द पार्टनर साइनिंग द रिपोर्ट ऑल्सो नीड्स टू मेंशन देयर मेंबरशिप नंबर गिवन बाय ICAI. इन केस ऑफ अ फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. अब देखो, ये अगर आप एक बार सुन लो, एक बार रीड कर लो तो आपको याद रहेगा. सो यू शुड प्रिपेयर इन सच अ मैनर दैट आप जनरल, ओके साइन किसने करना चाहिए? ऑडिटर ने करना चाहिए. इसके बेस पे आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है. यार वापस एक चीज सोचिए ना, बार बार मैं ये बात बोलता हूं, थिंक अबाउट इट. पीपल हु एक्चुअली साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट्स चार्ज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. आप RIL का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो RIL के एनुअल रिपोर्ट में आपको X करोड़ का ऑडिट फीस दिखेगा. TCS केस में X करोड़ का ऑडिट फीस. आई एम टॉकिंग अबाउट 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ फॉर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट्स. डोंट यू थिंक इट्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज हाउ मच यू हैव? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइन करने के लिटरली पैसे मिल रहे हैं. इट्स अबाउट आप उस बिजनेस में कितना रिस्क ले रहे हैं, उसे कैसे चेक कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर रहे हैं, उसके बेस पे डिटरमाइन किया जा रहा है कि आपको एक्चुअली में ओवरऑल इसके लिए कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए. इसीलिए बोल रहा हूं, सिर्फ जनरल अप्रोच फॉलो मत करो हर बार कि भाई ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर साइन करेगा. सोचो, इसके अराउंड लॉ कुछ बोलता है क्या? इसके अराउंड कोई और गाइडलाइन हो सकती है क्या? स्टैंडर्ड में कुछ इसके बारे में बोला जा सकता है क्या? लॉ सिंपल बोलता है, जिसको आपने अपॉइंट किया उसने साइन करना चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, डू यू अपॉइंट द पार्टनर एज अ ऑडिटर और फर्म एज ऑडिटर? एज पर लॉ, डू यू अपॉइंट पार्टनर एज अ ऑडिटर और फर्म एज ऑडिटर? यू अपॉइंट फर्म एज अ ऑडिटर. तो कैन आई से पार्टनर कैन बी एनीवन. क्या ऐसा हो सकता है? ए पार्टनर ने पूरा ऑडिट किया बट बी ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया. एक फर्म है, लेट्स से PwC पुणे, 3 पार्टनर है A, B and C. ए ने पूरा ऑडिट किया है, बी ने रिपोर्ट साइन कर दिया. इज इट पॉसिबल? अलाउड है तुम्हारे हिसाब से? बी से सी चलेगा?
ऑडिट ए ने किया, कैन बी साइन, एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट ए ने किया, पूरा बोल रहा हूं, अब तुम उसको डिफाइन करो वो एंगेजमेंट पार्टनर है कि नहीं है। साइंड बाय बी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर, बी साइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट दोनों पार्टनर्स के बीच में एमओयू होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है एग्जीक्यूशन ए ने किया है, साइनिंग बी ने किया है। व्हाई इज दिस अलाउड? बिकॉज देयर इज अ सीलिंग लिमिट ऑफ पार्टनर्स। 20 का लिमिट याद आ रहा है क्या? वो एज पर आईसीआई गाइडलाइन 30 का लिमिट है, वो 20 तो एज पर कंपनीज एक्ट है। हो सकता है ना पार्टनर ए का सीलिंग लिमिट क्रॉस हो गया होगा, एग्जीक्यूशन उसने कर लिया होगा, तो कौन साइन कर सकता है? कोई और पार्टनर साइन कर सकता है। हम वैसे भी पार्टनर को अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं? फर्म को। एंड एनीवन कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म टिल द टाइम दैट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सीओपी। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अलाउड है ये ऑफिशियली, बहुत कॉमन है, हो भी सकता है। मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि डायरेक्टली वो इसके अराउंड क्या चीजों के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चनिंग कर सकता है। कोई भी चीज को जनरल तरीके से इग्नोर मत कीजिए। मेरे को लगता है इफ दैट इज द थॉट प्रोसेस यू फॉलो, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। डू यू अंडरस्टैंड सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर? डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? बाकी तो सिर्फ प्लेस, लोकेशन जहां पे आपने बैठ के साइन किया है, डेट आपको डालना पड़ेगा, ये बेसिक सा चीज है। हैव यू हर्ड ऑफ यूडिन? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सुना है क्या आपने ये चीज? देखो एक रिस्क होना शुरू हो गया। अब आपने बोला ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन करना चाहिए, बहुत सारे केस में ऐसा भी होने लग गया कि भाई लेट्स से साइन मैंने किया है पर मैंने ऑडिट ही नहीं किया है। मैंने मतलब किसी ने भी ऑडिट नहीं किया, सिर्फ साइन करने का पैसा ले लिया। ये भी तो रिस्क है कि नहीं है? या मैंने बी से साइन किया, चेक कैसे करोगे? यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है, आपको लिटरली एक एक का जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, थोड़ा ऐसा फेक साइनिंग होना बहुत कॉमन हो गया, लिमिट्स क्रॉस होना बहुत कॉमन हो गया, तो एक कंट्रोल चाहिए। तो आईसीआई ने एक तरीके से पोर्टल बनाया, यहां पर बोला आप अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। हर एक रिपोर्ट, हर एक सर्टिफिकेट जो आप साइन करने वाले हो, उसको पहले एक एप्लीकेशन, मतलब वहां पे ऑनलाइन लॉग इन करके आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूनिक नंबर जनरेट कीजिए फॉर एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू आर गोइंग टू साइन। इससे क्या होगा? इट्स लाइक ओटीपी, it's like OTP, that is a unique number for that particular certificate. तो that number represents that मेरे registration number से ये एक unique document number generate हुआ है, मतलब मैंने एक document पे sign किया है जिसपे number लिखा होगा, मतलब basically उस document पे, उस audit report में मेरा sign भी आएगा और वो UDIN number भी आएगा that represents कि ये number मैंने generate किया है, the one who is the signing partner। इससे पता चल जाएगा उस signing partner ने कितने document generate किए हैं, अरे कितने नंबर जनरेट किए, उससे पता चल जाएगा कितने रिपोर्ट साइन किए हैं, कितने सर्टिफिकेट साइन किए हैं। वो सर्टिफिकेट मैंने साइन किया है या मेरा साइन किसी ने फेक कर दिया होगा। अरे स्टैम्प बनाना कितना मुश्किल काम है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, राइट? इफ आई कैन कॉपी समवन साइन एंड इफ आई कैन हैव अ स्टैम्प ऑफ दैट पर्सन विद द मेंबरशिप नंबर, इट्स इजी, पीपल कैन डू इट फेकली। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, एक कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए यूडिन बनाया। देखिए, इट वॉज नोटिस दैट financial documents and certificates attested by third person were misrepresenting themselves as CA members। ये अथॉरिटीज को कंप्लेन्स आए बहुत सारे, तो आईसीआई को ही कंप्लेन्स के बाद समझ में आया बहुत सारे सिग्नेचर्स फोर्ज किए जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, फेज मैनर में एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूडिन, फुल फॉर्म देखिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू साइन, उसके लिए एक यूनिक नंबर निकालो, वो नंबर डालो जिससे पता चल जाएगा ये मैंने ही साइन किया है या नहीं किया है। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके पास में फुल टाइम सीओपी है, वो यूडिन पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे एंड एवरी टाइम दे आर साइनिंग और अटेस्टिंग समथिंग, वो क्या जनरेट करेंगे, एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेंगे एंड उसको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा अलोंग विद देयर सिग्नेचर। तो इससे पता चल जाएगा कि मैंने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है वो नंबर मैंने ही जनरेट किया है या एक्चुअली में जनरेट मैंने किया ही नहीं होगा। इट कैन बी अ फेक सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज कॉल्ड एज यूडिन का कॉन्सेप्ट। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, कोई एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? देखो ऑनेस्टली 700 का जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पे एक्चुअली खत्म हो जाता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो हमने कल और आज में डिस्कशन किया, उसके अराउंड आईसीआई मेरे से क्या पूछेगा,
मुझे आंसर कैसे लिखना है, फिर आपको एक दो चीजें और है मीनिंग वो एक्सप्लेन करता हूं. शुड यू लुक एट सम क्वेश्चंस. देखें क्वेश्चंस. देखो, बिना क्वेश्चन देखे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो काम का है क्या. आपको साथ साथ में सेल्फ स्टडी के दौरान क्वेश्चन देखना जरूरी होता है. जानबूझ के नए सिलेबस का आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन निकाल रहा हूं पहले, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि ये आईसीआई के ही मॉड्यूल के क्वेश्चन है जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए. आईसीआई ने भी नए मॉड्यूल के क्वेश्चन खुद की कंपाइलेशन से निकाले. पहले आईसीआई क्या करता था, आपके मॉड्यूल्स आते थे उसमें क्वेश्चंस नहीं होते थे. They used to give something called as practice manual. क्या देते थे? प्रैक्टिस मैनुअल. बहुत पुराना स्टोरी है, आज के 5-6 साल पहले का. वहां पर सारे क्वेश्चंस कंपाइल करते थे. मतलब जो टीचर आपको आज क्वेश्चन देता है वो ऐसे देता था. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज प्रैक्टिस मैनुअल. फिर लास्ट सिलेबस में कुछ तो हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस मैनुअल देना बंद कर दिया. उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस को मॉड्यूल में इंक्लूड करना शुरू किया, बट वो कंप्लीट लिस्ट नहीं था. नए मॉड्यूल में एक अच्छा चीज है, उन्होंने बोला क्वेश्चंस को भी इधर इंक्लूड कर देते हैं. तो उन्होंने बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस को अपने ही मॉड्यूल के एंड में इंक्लूड कर दिया. और इस बार अच्छा खासा लिस्ट है, मतलब देव इंक्लूडेड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारे. हर चैप्टर में आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे. करेक्ट इनकरेक्ट भी मिलेगा, एक दो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी मिलेगा, और थ्योरी वाले मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 8-10 आराम से मिलेंगे. दे आर ऑल एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड. Can we go through some questions? चलिए आइए, रीड क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी, डरने का नहीं है. द फर्स्ट सेक्शन of auditor's report shall include auditor's opinion and shall have the heading opinion. Okay, the opinion section of auditor's report should identify किस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑडिट किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या रेलेवेंट पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं किधर. कल तुमको मैंने बोला था कि नहीं बोला था. मैं जानबूझ के आपको वही बता रहा हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से ढूंढे. याद है कि ये आंसर कल समझाया था आपको मैंने. क्या क्या चीजें आएगी बोलो जरा इसमें. कंपनी का नाम आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा दैट वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है वो सब देना पड़ेगा. नोट्स टू अकाउंट्स भी कवर किया वो बताना पड़ेगा. पीरियड कौन सा कवर्ड है बताना पड़ेगा. एंड फिर एक्चुअल ओपिनियन भी आएगा ना. यू वांट टू सी द आंसर. मैं आपको बोला ना वो ओपिनियन तो लिखेगा भी नहीं, ऐसे है कुछ भी नहीं बोल सकता. बोलो ठीक लग रहा है क्या, और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस. Look at the next one. Question number 8. सबसे वाहियात क्वेश्चन. कल याद है लास्ट में बोला था क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करने होंगे while forming an opinion. This is not a question, it's actually a statement in the standard. बट उनको लगा इसके अंदर बढ़िया 6-7 पॉइंट लिखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन बना देते हैं. पढ़ के देखो जरा, कल बताया था क्या ये. अरे वो नोट्स के अंदर वैसे ही लिखा हुआ है, जानबूझ करके आइडेंटिफिकेशन ही वैसे किया है. दैट शुड बी दी अप्रोच. पढ़ के देखो एक बार आंसर. कल बताया था क्या. ये हमारे इधर नोटबुक में मॉड्यूल में रहेगा, नोट नंबर 2 मेरे हिसाब से. दिस विल बी नोट नंबर 2 इन आवर मॉड्यूल. ये देखो, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर. रादर बेस्ट बोलता हूं, ये हेडिंग भी हम बनाते हैं आईसीए को क्वेश्चन को देख के, ताकि मैच होना चाहिए बच्चे के लिए. कुछ नहीं, ऐसे के अंदर लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, उनको लगा 5-6 बढ़िया पॉइंट है पूछ लेते हैं. या फाइनल में भी पूछा, ऐसा भी नहीं सिर्फ इंटर में है, कुछ भी करते हैं. आपको प्रिपेयर करते वक्त बहुत ख्याल रखने की जरूरत है. यू शुड थिंक प्योरली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. व्हाट विल दे आस्क, व्हाट शुड आई राइट. तुम अगर इस अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे तो पेपर में कुछ समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा पेपर में पूछना क्या चाहता है. एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट छोड़ के. यू अंडरस्टैंड दिस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक लग रहा है क्या? वो लगता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट सुनता है.
तुमको लगता है क्या? सुनता है? सीरियसली तुम बोल रहे हो तो होगा। कैन वी गो नेक्स्ट? रशी अनदर क्वेश्चन। स्पेसिफिक वैल्यूएशन हो गया। रीड दिस वन, ये पक्का बाउंसर जाएगा। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग, क्या नाम है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा आगे देखो, ऐसे 200 सडनली वहां से वो स्टेटमेंट है, आगे चले गया। एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब असम्पशन, रिलेटिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी, जिसके बेसिस पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? 200 एक्सप्लेन करना है या ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करना है? 200 एक्सप्लेन करना है या मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करना है? सिर्फ मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करना है। सुनो, क्यों? ढंग से सुनना मेरा वापस क्वेश्चन ना, अभी मेरे तरीके से सुनना। ऑडिटर की रिपोर्ट में एक सेक्शन आएगा जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये सेक्शन आता है। 200 बोलता है नॉर्मली हम इस अजम्पशन के हिसाब से ऑडिट करते हैं। प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशन, that there are responsibilities of management and TCWG, TCWG is audit committee। हम इस अजम्पशन पे ऑडिट करते हैं, वो अजम्पशन है मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों तरीके से मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे हैं, एंड 200 में मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा ही नहीं है, 200 आना चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? 200 सिलेबस में नहीं है, 200 सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में एक ही कॉन्सेप्ट है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। बच्चा 200 पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? और क्वेश्चन में आ सकता है कि हाँ आ सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस बेर ऐसे में ऐसा है, ये सेंटेंस बेर ऐसे में ऐसा है। आंसर देखना है क्या? गेस करना चाहोगे क्या? सेम चीज जो क्वेश्चन में था रिपीट कर दिया एज इट इज। यहां देखना, अभी जस्ट पढ़ा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छे कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। अरे बराबर है क्या? एंटिटी का एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न असेस करना पड़ेगा एंड कमेंट करना पड़ेगा। अभी जस्ट पढ़ाया था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जानबूझ के हमको परेशान कर रहे हो क्या सर? मैं जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, रिपोर्टिंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी वाले एसेस भी है। 210 पढ़ाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपको 230 डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाएंगे, इजी रहेगा। प्लानिंग भी इजी है कंपैरेटिवली। बट कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चंस जेन्युइनली बहुत ट्रिकी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट। अब एक बात सोचो ना बच्चों, पूरा 700 आता है, मेरे को क्वेश्चन में क्या ही समझ में नहीं है। उनके मॉड्यूल में क्वेश्चन है कि नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली क्वेश्चंस, दे आर स्टेटमेंट्स। उन्होंने आगे लिख दिया कमेंट, and our problem is we don't know what to comment. See, when they say comment, they don't want you to comment at all. They want you to write something relevant from the essay module, from the ICI module. कुछ ना कुछ relevant पार्ट लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पार्ट कहां से पिक किया होगा। इसीलिए अगर हर ऐसे को पढ़ते वक्त ही दिमाग में रखोगे, इधर मेरे से वैसा पूछेगा, इधर मेरे से वैसा पूछेगा, तो तुम्हारा अप्रोच बहुत क्लियर रहेगा। एंड ये ऑब्वियसली वन ऑफ इट्स क्वेश्चन है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली पेपर में ना एक डिविजन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 56 मार्क्स। हाँ, 44 मार्क्स साइड में कर दो, 56 मार्क्स। उसमें से आपको एक 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जो एकदम डायरेक्ट होंगे। रीड द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन ऐसा बोलना चाहता है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। एग्जांपल, कारो 2020 किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है? इंटरनल ऑडिट किस कंपनी के लिए अप्लाई होता है? सेक्शन 138। कारो का क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री क्या बोलता है? लिख दे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 20 से 25 मार्क क्लियर। Then there is going to be good 10 to 15 marks। ये आते हैं आपके चैप्टर से। वो चैप्टर्स में क्या होता है ना, स्टेटमेंट होते हैं। उस स्टेटमेंट के नीचे पॉइंट्स होते हैं।
दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट। वो थोड़े चैलेंजिंग है, पर अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो लिखना इजी हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, क्या चेक करोगे? अरे सेम इनवॉइस मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सेल्स रिटर्न का बुकिंग बराबर होना चाहिए, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक आंसर है जो दिमाग लगा के आप समझ सकते हो और लिख पाओगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी 10-15 मार्क होता है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो वो एक कोई भी सिंपल स्टैंडर्ड में से ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ढूंढेगा और पूछेगा जहां तुझे स्ट्राइक ही नहीं होगा वो कौन से ऐसे पे क्वेश्चन पूछना चाहता है। सोचो वो पूछ रहा क्वेश्चन 700 पे है पर रेफरेंस 200 लिख रहा है। Are you understanding my point? This is sometimes, but they are very rare. Normally, they will not come from every essay. पर हमको ये वर्स्ट क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। अब देखो ना, यही क्वेश्चंस अगर आपके मॉड्यूल में दिए हैं, मतलब रिपीट हो सकता है ये। ओके, थोड़ा हमको ढूंढ के उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ नहीं, अगर आपने इतना सोचा होता ना कि मेरे को भाई 200 तो आता नहीं है, मेरे को तो एक ही चीज आती है, व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तूने अगर वो भी लिख दिया होगा तो भी तेरा काम हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? रीड क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, मतलब ओपिनियन के बाद में कुछ तो आएगा। वो खुद हेडिंग बता रहा है क्या, कौन सा हेडिंग है? बेसिस फॉर ओपिनियन। ये सेम सेंटेंस एमसीक्यू बन सकता है, जहां पे ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अरे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है, सेम सेंटेंस एमसीक्यू भी बन सकता है। अभी समझ में आ रहा है क्या धीरे धीरे चीजें? सी वो ऐसे सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाता है। आगे देखो क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन बेसिस फॉर ओपिनियन। कल ही बताया था, बेसिस फॉर ओपिनियन में 4 चीजें आएगी। ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर एसेस, हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है, इंडिपेंडेंस इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किया है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिटेल में एक सेक्शन दिया है। थोड़ा समझ में आया क्या? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। रीड द आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऐसे नंबर नहीं, कोई नाम नहीं है, डायरेक्टली इसके अंदर 4 चीजें आनी चाहिए। ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर एसेस, रेफरेंस कि हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर मिलेगी, एक हेडिंग है सर, कौन सा? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्टेटमेंट कि हम इंडिपेंडेंट हैं एंड वी आर कंप्लाइंग विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वी बिलीव हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है वो क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, खत्म। नो ऐसे नंबर, नथिंग, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जेन्युइनली याद करने का जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो लिखोगे दैट्स इट। मतलब आधे खुद के आंसर में ऐसे नंबर नहीं उनके। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? थोड़ा 700 समझा क्या? थोड़ा बहुत? फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल नाउ? कंफर्म? आप नोटिस कीजिए, वी हैव हार्डली डिवोटेड 1.5 आवर। पहला ऐसे था, बाउंसर लिया डायरेक्टली मैंने। सर आपने अच्छे से चैप्टर 1 से शुरू करना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट से। इट वुड हैव बीन वाइजर एंड ईजियर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे को लगता है मेजोरिटी बच्चों को पता होगी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट वगैरह, एंड दे डोंट इवन आस्क दैट। एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच वेयर आई शुड स्टार्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, आई एम अज्यूमिंग उतना आपको आता है। अप्रोच ठीक लग रहा है? आगे बढ़े? चलो, एक कॉन्सेप्ट है बता देते हैं, उस पर मेरे को आज तक क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है इंटर में। मेरा प्रेडिक्शन है कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस इज स्टिल नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल क्वेश्चंस का लिस्ट। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? आइए, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट ऐसे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं आपको। इन योर मॉड्यूल्स, इट्स ऑन पेज नंबर 1F.11, you see a note number 4। मैं जो जानबूझ के नोट्स बनाता हूं ना, ये सब आईसीआई के स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, मेरे को मालूम है उनको ये क्वेश्चंस अलग अलग निकाल निकाल के पूछना पसंद है, इसलिए मैं मस्त नोट डालते रहता हूं उनको। यू गेट माई पॉइंट? तो आपने प्रिपरेशन करते वक्त थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। डेफिनेशन आइए, यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड वन इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आपको दोनों का एक ओवरव्यू देता हूं, सुनिएगा।
just 5 minutes. I will not go in extreme detail, don't worry. Basic overview. There is something called as applicable FRF. It can be either fair presentation or it can be compliance. Applicable FRF मतलब क्या हमारे लिए नॉर्मली याद है क्या, AS और IND AS प्लस शेड्यूल 3, यस और नो? ये हमारे लिए होता है कि नहीं होता, इतना तो पता है आपको आइडियली. सुनिए, नॉर्मली इंडिया में जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं दे शुड प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल FRF, एंड दैट एप्लीकेबल FRF इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. इट इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो आप लोग AS या IND AS प्लस शेड्यूल 3, AS या IND AS प्लस शेड्यूल 3 कंप्लाई करना, AS या IND AS प्लस शेड्यूल 3 कंप्लाई करना, एंड if required, you can deviate from FRF. मतलब सुनना, हमने नॉर्मली अकाउंटिंग करते वक्त क्या कंप्लाई करना चाहिए? AS और IND AS. प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करना चाहिए एज पर शेड्यूल 3. बट कहीं पर अगर आपको लगता है व्हाटएवर AS IND AS सेज, इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है टू प्रेजेंट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में बोलेंगे हम अमोर्टाइजेशन ऐसे करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है हमारा बिजनेस का नेचर अलग है, शायद हमारे लिए यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने का तरीका अलग होगा, अमोर्टाइजेशन करने का प्रिंसिपल भी अलग होगा. मैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या कर सकता हूं? डिस्क्लोज कर सकता हूं. मतलब क्या हमें डेविएट करना अलाउड है? क्या हमें डेविएट करना डेविएट करने का मतलब है व्हाटएवर AS IND AS सेज, आई कैन गो बियॉन्ड दिस. ये नॉर्मली अलाउड होता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर होने चाहिए. क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर. मतलब माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फेयर. इसलिए वर्ड क्या होता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. मतलब यहां पर आपको फेयर मेंटेन करने के लिए डेविएट करना या बियॉन्ड जाना अलाउड है. डेविएट करना या बियॉन्ड जाना अलाउड है. क्यों आप उसके बियॉन्ड जा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है व्हाटएवर AS IND AS सेज फॉलो करना चाहिए, पर हमारा बिजनेस का तरीका अलग है, बिजनेस का नेचर अलग है. हमें लगता है इस पर्टिकुलर एसेट का अमोर्टाइजेशन या डिप्रिशिएट करने का तरीका शुड बी डिफरेंट बियॉन्ड व्हाट AS IND AS सेज. कैन आई डू दैट? हां. या आपने सुना होगा वर्ड इंपेयरमेंट लॉस. ना कि वर्ड इंपेयरमेंट लॉस. एक एसेट का बुक में वैल्यू है 100 रुपए. एसेट का बुक में वैल्यू कितना है? 100 रुपए. मतलब आपके बुक्स में 100 रुपीज पे आ रहा है. मुझे लगता है इस एसेट का फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा वो 100 रुपए नहीं आएगा. एग्जाम्पल समझो, टाटा मोटर्स, आपने सुना है जैगुआर लैंड रोवर, JLR इज पार्ट ऑफ टाटा मोटर्स. आई एम टेलिंग यू, इट इज पार्ट ऑफ टाटा मोटर्स. अब आज के 5 साल पहले 6 साल पहले JLR जैगुआर लैंड रोवर के लिए आपने बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किए पैसे, एंड आपको लगा जो हम नया इंटेंजिबल एसेट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, इनसे हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा. बट क्या हुआ? JLR का बिजनेस है यूके के अंदर, JLR का बिजनेस है चाइना के अंदर. चाइना की इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है, यूके इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट गोइंग थ्रू अ रिसेशन इन द करंट सिचुएशन ऑल्सो. तो मेरे को 2020-21 एंड देन देयर वाज अ कोविड, जितना बेनिफिट आना चाहिए था मेरे को समझ में आ गया उतना बेनिफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि उतनी गाड़ी नहीं बिकेगी. उतनी गाड़ी बिकेगी ही नहीं तो मेरा बेनिफिट कैसे आएगा मेरे को? और ये जो मैंने R&D किया है ये रेलेवेंट 3 साल के लिए, 5 साल के लिए. कैन आई से थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग. माय इंटीरियर्स ऑफ अ कार एंड स्पेसिफिकेशंस चेंज इन एवरी 3 इयर्स नाउ. पहले एक जमाने में आपका मतलब पूरा लाइफ साइकिल का चेंज आता था 5 साल 7 साल में. नाउ थिंग्स चेंज विद इन 3 इयर्स. प्लेटफॉर्म्स चेंज विद इन 3 इयर्स टुडे. तो कैन आई से मैंने जो इंटेंजिबल एसेट बना लिया, मेरे बुक में वैल्यू 100 रुपए, पर मेरे को समझ में आया आज अगर मैं सोचूं तो 100 रुपए का बेनिफिट आएगा ही नहीं मेरे को. तो कैन आई से मेरे को अगर बेनिफिट 80 रुपए का ही आएगा तो मेरे बुक में तो एसेट 100 रुपए में दिख रहा है ना.
कैन आई से इट इज गेटिंग ओवर वैल्यूड, इट इज एट अ ओवर स्टेटेड प्राइस, क्या मुझे लॉस बुक करना चाहिए? हाँ। वो एसेट के प्राइस को 100 से कहां लाना चाहिए? 80 लाना चाहिए। सो शुड आई बुक इम्पेयरमेंट लॉस? यस। तो हम क्या करते थे, वो 20 रुपीज का जो गैप था उसको हम एज अ इंपेयरमेंट लॉस बुक कर देते। अब ये हर बिजनेस का इंपेयरमेंट लॉस असेसमेंट करने का तरीका अलग रहेगा। AS 28, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कभी कभी हो सकता है मुझे मेरे बिजनेस के अंदर वॉट एवर AS इंड AS है उसके बियॉन्ड जाना पड़ सकता है। अनदर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस? ऐसा बोलते हैं रिसर्च वाला खर्चा कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट वाला खर्चा कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च फेज में श्योर नहीं हो पैसा आएगा। अगर श्योर नहीं हो पैसा आएगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा। तो क्या ट्रीट करो उसको? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ट्रीट करो उसे? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट लेट्स से मेरे को ऐसा बिजनेस लगता है जहां पर रिसर्च भी इतना सॉलिड है, मेरे को लगता है कि हम 100% इसके थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे। I want to capitalize my research expenditure. Am I going beyond the AS? Yes. Can I make a disclosure in notes to accounts? हाँ, ये आपको अलाउड है, इसीलिए आपका फ्रेमवर्क क्या कहलाएगा? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वो बोलता है ये करना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट अलाउड। मतलब डेविएट करना अलाउड नहीं है। आपको जो बोला है एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड टू डेविएट। तो इसमें वर्ड फेयर आता है, उसमें वर्ड फेयर नहीं आता है। उसमें बोलते हैं कंप्लायंस, यू हैव टू कंप्लाई दिस एज इट इज। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया क्या? शुड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क? इन इंडिया फॉर एवरी कंपनी वी फॉलो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि आपको डेविएट करना अलाउड होता है। शुड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क नाउ? कंप्लायंस का एग्जांपल दूं? सेम एग्जांपल ले लीजिए, सुनिए। टाटा मोटर्स, क्या इंडिया में लिस्टेड है? क्या वो इंडिया में अकाउंटिंग एज पर इंडियन गैप करेगा? क्या वो इंडिया में अकाउंटिंग एज पर इंडियन गैप करेगा? अब अज्यूम करो JLR बेस्ड आउट ऑफ यूके, बेस्ड आउट ऑफ यूके, लेट्स से दे फॉलो IFRS। क्या फॉलो करते हैं? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इंडिया का गैप कहलाता है इंडियन गैप, यूएस का गैप कहलाएगा यूएस गैप। एक और ग्लोबल गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज IFRS। लेट्स से वो लोग IFRS फॉलो करते हैं। अभी तक IFRS और इंडियन गैप में डिफरेंस है। रादर आपको बोलता हूं, हमारे वो IFRS को अडेप्ट करने के लिए AS का इंडेक्स बनाया। AS का इंडेक्स क्यों बनाया? टू कंप्लाई और अडेप्ट विद IFRS। बट अज्यूम करो JLR, अब अगर मैं बोलता हूं यूके बेस्ड बिजनेस है, अज्यूम सिचुएशन, तो वो अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां भी बनाएगा एज पर IFRS। अरे हाँ या ना? बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहां लेके आना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ CFS। अरे बराबर है कि नहीं है? तो इंडिया में टाटा मोटर्स क्या बोलेगा? मेरे को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां चाहिए, बट दे शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर आई गैप। दे शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर आई गैप, क्योंकि जब मैं इंडिया में CFS बनाऊंगा तो मेरे खुद के नंबर आएंगे, तुम्हारे नंबर भी जब मर्ज होंगे दे शुड बी एज पर इंडियन गैप। तो मैंने आपको बोला है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन गैप आने चाहिए, आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको डेविएट करना अलाउड नहीं है। आपको ये एज इट इज कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको डेविएट करना अलाउड नहीं है। मतलब कैन आई से जहां पर आपने कंप्लायंस डाल दिया है, आपको ये गैप को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, आपको यहां से डेविएट करना अलाउड नहीं है। ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है। यू आर अ सब्सिडरी इन इंडिया, पेरेंट कंपनी इज लेट्स से इन आयरलैंड। यू आर अ सब्सिडरी इन इंडिया, पेरेंट कंपनी कैन बी आउटसाइड इंडिया। बराबर है कि नहीं है? तो इंडिया की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे एज पर इंडियन गैप। फिर आपके नंबर्स आयरलैंड में भी जाएंगे CFS के लिए। वो क्या बोलेगा? आयरलैंड का जो गैप है वो फॉलो करो। तो मेरे को एज इट इज क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं? डेविएट नहीं कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दो फ्रेमवर्क समझ में आया क्या? बस बेसिक सा डिफरेंस मेरे को पता होना चाहिए। आइए, लेट मी रीड एंड हेल्प यू आउट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आइए देखो क्या बोलता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सर ये तब यूज किया जाता है जब हमें लगता है, हम अक्नॉलेज करते हैं दैट टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वो डिस्क्लोजर्स देंगे विच आर बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। मतलब हम डिस्क्लोजर बियॉन्ड देंगे, मतलब क्या हम डेविएट भी कर सकते हैं? यस। नंबर बी देखो,
हम अक्नॉलेज करते हैं दैट हम नॉर्मली इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू डिपार्ट फ्रॉम अ फ्रेमवर्क टू अचीव व्हाट सर, फेयर। हालांकि ये कब होगा, एक्सट्रीमली रेयर सर। का कैन आई से वर्ड आ गया डिपार्ट, कहने से वर्ड आ गया बियॉन्ड, मतलब वॉट एवर एप्लीकेबल एफआरएफएस, इसके बियॉन्ड जा सकता हूं डिस्क्लोजर के लिए, या इससे मैं डिपार्ट भी कर सकता हूं, मतलब मैं इससे अलग जाकर के मेरा डिस्क्लोजर दे सकता हूं, मेरा अकाउंटिंग कर सकता हूं। व्हाई एम आई डूइंग दिस, ताकि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस में वो बोलेगा तुमने एज इट इज फॉलो करना है, तुमको डिपार्ट करना अलाउड नहीं है, बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है। देखो कंप्लायंस में क्या बोलता है, इन दिस यू हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड इट डज नॉट कंटेन अक्नॉलेजमेंट एज अबव, मतलब बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है, डेविएट या डिपार्ट करना अलाउड नहीं है। जो किधर अलाउड है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में अलाउड है, बट इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। समझा क्या, पक्का थोड़ा लैंग्वेज समझा क्या। इसीलिए हम नॉर्मली इंडिया में जब ओपिनियन देते हैं ना, यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क कौन सा होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। मैं आपको ये दोनों इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको एक लैंग्वेज दिखाना चाहता हूं। आइए, आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आया बच्चों। नाउ लुक एट दिस लैंग्वेज। हमारा जो ओपिनियन होता है ना, ओपिनियन में लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। देखिए आपके मॉड्यूल्स में पेज नंबर 1F.4 ढंग से देखिएगा। while expressing unmodified opinion, मतलब कौन सा ओपिनियन देने वाले हैं हम, क्लीन ओपिनियन। कौन सा देने वाले हैं, क्लीन ओपिनियन। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में लैंग्वेज क्या आएगा एंड कंप्लायंस में लैंग्वेज क्या आएगा। पहले कंप्लायंस देखो। इन कंप्लायंस हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल। मतलब यहां ट्रू एंड फेयर वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने वैसे ही बनाया है जैसा आपने बोला था। इधर फेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, इधर क्या बोलेंगे, दे आर प्रिपेयर्ड। वर्ड आएगा आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब अगर अगली बार ऑडिट रिपोर्ट देखो, ओपिनियन में दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब ये फ्रेमवर्क कौन सा है, कंप्लायंस है। कौन सा फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस। इधर मतलब डिपार्ट करना अलाउड नहीं है, बियॉन्ड डिस्क्लोजर देना अलाउड नहीं है। ऊपर देखो फेयर प्रेजेंटेशन, इधर दो ऑप्शन है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली, आर प्रिपेयर्ड नहीं है, क्या बोला, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स। हम ये भी इतना यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ये वाला पार्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब हम नॉर्मली कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं इंडिया में, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। समझा क्या सर, कुछ नहीं। अकाउंटिंग करने का दो फ्रेमवर्क है, एक है फेयर, एक है कंप्लायंस। कंप्लायंस में बोला जो फ्रेमवर्क है वो फॉलो कर, डेविएट अलाउड नहीं है, डिपार्ट अलाउड नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या बोलूंगा, हाँ वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर प्रिपेयर्ड, जैसा बोला था। नहीं बनाया वैसा तो बोलूंगा नहीं बनाया। क्लीन ओपिनियन में दे आर प्रिपेयर्ड, क्लीन नहीं देना होगा तो बोलूंगा दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, पर ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, ये वाला। जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वी आर यूजिंग द वर्ड फेयर। सोचिए आप ट्रू एंड फेयर अपने अकाउंट्स के AS1 में पढ़े थे, कंपनीज एक्ट में पढ़े थे, और आपको बता रहा हूं उसका जो एक्चुअल मीनिंग है अब आपको धीरे धीरे समझना शुरू होगा। क्योंकि फेयर का मतलब होता है इसके लिए हमको डिपार्ट करना अलाउ करना चाहिए, बियॉन्ड जाके डिस्क्लोजर देना अलाउ करना चाहिए। थोड़ा बहुत समझा क्या, पक्का। आई नो दिस कैन बी लिटिल ट्रिकी, नॉर्मली ये फाइनल में ही पढ़ाते हैं, बिकॉज आपको CFS ऑडिट भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, CFS ऑडिट, वहां पे काम में आता है, बिकॉज CFS ऑडिट में कंप्लायंस काम में आता है। अभी तुम्हारे सिलेबस में वो है ही नहीं, तो तुम्हारे लिए हमेशा फ्रेमवर्क क्या रहेगा, फेयर प्रेजेंटेशन। इसीलिए आप लोग वर्ड क्या यूज करते हो, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। इज दैट कंफर्टेबल एंड क्लियर टू यू, पक्का। मेरे हिसाब से दिस वाज माय डिस्कशन ऑन essay 700।
शांति से सोचें, मैंने 700 में आपको क्या क्या पढ़ाया, दिमाग लगाइएगा। SA 700, सबसे पहले आपको मैंने बताया नॉर्मली टाइप्स ऑफ ओपिनियन, बराबर है। नंबर 2, टाइप्स के बाद में आपको पढ़ाया फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कहना ऐसे ये फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर मेरे से वो ओपिनियन हेडिंग पे क्वेश्चन पूछेगा, बेसिस फॉर ओपिनियन पे क्वेश्चन पूछेगा, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा, बराबर है कि नहीं है। सिग्नेचर जो साइन वाला पार्ट है उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा याद आ रहा है क्या? कैन दे आस्क मी दीस क्वेश्चंस? यस। फिर आपने हमको पढ़ाया सर एप्लीकेबल FRF 2 टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क and the second one was compliance framework. Fair presentation framework and compliance framework. फिर आपने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करना चाहिए फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ओपिनियन तक आने के लिए क्या क्या इवैल्यूएशन करना है। जानबूझ के वही क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहा हूं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। थोड़ा याद आ रहा है क्या? पक्का? टाइप्स ऑफ ओपिनियन, फॉर्मेट के रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओपिनियन हेडिंग में क्या आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सिग्नेचर के रिगार्डिंग कौन साइन कर रहा है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा। फिर सर एप्लीकेबल FRF में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस, एंड द लास्ट वन इज क्या क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस हमने करने चाहिए बिफोर फॉर्मिंग आवर ओपिनियन। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे ऐसे बाय ऐसे आपको और कंफर्ट आते जाएगा। मैं मानता हूं ये ऐसे एक चैप्टर का पार्ट है, बट मेरा बात समझ लो बच्चों, कोई भी नहीं बोल सकता है नए सिलेबस में कि ये 5 ऐसे पढ़ के जाओ हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, दैट अप्रोच इज गॉन। नाउ इट इज चैप्टर बाय चैप्टर, इन एवरी चैप्टर देयर आर लॉट ऑफ एसेज। आगे बढ़े क्या? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो लेट्स गो टू 705। अब आगे बढ़ते हैं। Online students, are you feeling comfortable with 700 now? Honestly बता रहा हूं, इसीलिए मतलब बहुत ही टफ होता है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में बोलना कि रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या मेरा बात? वॉट एवर यू स्किप देयर कैन बी अ क्वेश्चन, बिकॉज नाउ इट इज वेरी वेरी टफ टू प्रिडिक्ट व्हाट पार्ट दे विल नॉट आस्क। वो सोचना ही बहुत मुश्किल है। चलिए लेट्स गो टू 705। व्हाट इज द नेम ऑफ 705? मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन। सिंपल चीज है सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन, modified and unmodified, and there are 3 types of modifications. There are 3 types of modifications. कौन कौन से modification है सर? Qualified, adverse and disclaimer. वापस से 2 types of opinion, 3 types of modification. पहले ये सोचने का ओपिनियन कौन सा है, क्लीन है कि मॉडिफाइड है। अगर मॉडिफाइड है तो ये फिर सोचना पड़ेगा कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा। तो सर 705 अ वेरी कॉमन ऐसे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 705 क्या क्या बोलता है? पहला चीज, मॉडिफिकेशन कब कब आना चाहिए। देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस जब मॉडिफिकेशन आता है। नंबर 1, मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है एंड मैं कंक्लूड करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल, मतलब देयर आर मटेरियल स्टेटमेंट्स। कैन आई गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन? यस। नंबर 2, पहला सिचुएशन है क्लियरली दैट हमें लगता है देयर आर मटेरियल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरे में आप बोल रहे हो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है।
कि मैं कंक्लूड कर पाऊं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब दूसरे में आप बोल रहे हो देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। तो पहले वाले में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, दूसरे वाले में ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए आपको लगता है देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन आता है। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, दोनों पॉइंट ए एंड बी को पढ़िए, कल भी समझाया था, आराम से समझ में आएगा। वी विल गो नेक्स्ट, रीड दिस। ऑडिटर कंक्लूड्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री, मतलब देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। एंड दूसरे में बोलता है ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू कंक्लूड दैट दे आर फ्री, मतलब कहना इसे यहां पर आएगा पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और यहां तो आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? डिटेक्ट। इन द फर्स्ट वन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर डिटेक्टेड, इन द सेकंड वन आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। दोनों केस में कौन सा ओपिनियन आना चाहिए? मॉडिफाइड। इज दैट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 1, मॉडिफिकेशन कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि भाई मॉडिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास में? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, 3 कैटेगरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस। कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वापस से मॉडिफाइड ओपिनियन आने के लिए 2 सर्कमस्टेंसेस हैं। The main challenging question is which modification should come under what circumstances. आपने एक टेबल देखा होगा, have you seen this table? इस टेबल में आप एक चीज नोटिस करेंगे, सबसे पहले किन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन आता है। पहले ही 2 चीज इंपॉर्टेंट है, वापस से पढ़ो इन दोनों को। किन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन आता है, ये वो दोनों रिपीटेड है क्या? जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, एंड जब आपको लगता है आपको क्या नहीं मिला है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। इज ए एंड बी क्लियर टू यू? ए में बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, दूसरे में आपको क्या नहीं मिला है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। क्या आपको ए एंड बी समझ में आया? अब इस टेबल में अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये पैराग्राफ पढ़िए क्या बोलता है। ऑडिटर को अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा किसके बारे में? एक वर्ड है परवेजिवनेस। क्या वर्ड है? परवेजिवनेस। तो पहले हम समझते हैं परवेजिव वर्ड क्या होता है, क्योंकि देखो जिधर परवेजिव है उधर ही ओपिनियन बदलेगा, जिधर परवेजिव नहीं है उधर तो शॉर्टकट है। कौन सा आने वाला है? क्वालिफाइड। तो सर व्हाट इज दिस परवेजिव वर्ड, ये हम समझते हैं। हैव यू हर्ड द वर्ड परवेजिव गाइस? ये वर्ड डिफाइंड है ऐसे के अंदर। परवेजिव क्या बोलता है, आइए मॉड्यूल्स में 1F.26 पहला मिलेगा डेफिनेशन ऑफ परवेजिव। खतरनाक डेफिनेशन है, सुनिए। परवेजिव का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका इफेक्ट ना बहुत एरियाज में आने वाला है, जिसका इफेक्ट ना बहुत एरियाज में आने वाला है। ये जनरल मीनिंग होता है। ऑडिट में स्पेसिफिक मीनिंग है जो बोलता है इस परवेजिव को यूज करना ओनली एंड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। जब कोई गलती मिले या गलती हो सकती है तो ही इस वर्ड को सोचना, वरना सोचना मत। अगर आपको लगता है कोई गलती है या गलती हो सकती है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना ये परवेजिव है कि नहीं है। इसके लिए 3 कंडीशंस दी है। क्या दी है? 3 कंडीशंस। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑडिटर बोलेगा ये गलती क्या है? परवेजिव है। ये गलती क्या है? परवेजिव। क्या 3 कंडीशन है? ऑडिटर के जजमेंट में क्या ये गलती एक एरिया में इफेक्ट नहीं करेगी? दिस विल अफेक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, वो पहले अपना रेवेन्यू बढ़ाता है, क्रेडिट सेल्स बढ़ाया इसलिए आपका रिसीवेबल्स भी बढ़ जाता है, फिर आपको रेवेन्यू बढ़ाए सपोर्ट करने के लिए परचेजेस भी बढ़ाना पड़ता है, फिर आपके क्रेडिट परचेजेस की वजह से पेएबल्स भी बढ़ जाता है, इन्वेंट्री के नंबर्स भी चेंज होते हैं, कैश एंड बैंक के नंबर्स भी इन्फ्लेट होते हैं धीरे धीरे। कैन आई से द गलती का इफेक्ट इज ऑन मल्टीपल एरियाज।
तो कैन आई कॉल दिस एज परवेसिव? यस। अगर गलती का इफेक्ट मल्टीपल एरियाज में आ रहा है, मल्टीपल अकाउंट बैलेंस में आ रहा है, तो वो गलती क्या हो सकती है? परवेसिव। कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन, सर गलती का इफेक्ट ना एक ही एरिया में, गलती का इफेक्ट ना एक ही एरिया में। बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस, टोटल बैलेंस शीट 1000 करोड़, लोन्स एंड एडवांसेस 800 करोड़। Can I say one area there is a mistake, but that one area can represent a big part of financial statements. That one area can represent a substantial part of financial statement. मतलब सुनिए, लोगों को लगता है परवेसिव तब होता है जब मल्टीपल एरियाज में अफेक्ट करे, वो बराबर है, पर क्या एक एरिया में गलती का इफेक्ट भी परवेसिव हो सकता है? हाँ, अगर ऑडिटर को लगता है वो एक एरिया भी क्या है? सब्सटैंशियल पार्ट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब वो गलती क्या कहलाएगी? परवेसिव। 3 कंडीशंस है। नंबर 1, इफेक्ट इज ऑन मल्टीपल एरियाज। Number 2, effect is in one area, but that one area represents a substantial part. या नंबर 3, इस बार गलती डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। सर कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं बताया है, मतलब कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है जो मेरे यूजर के लिए क्या फंडामेंटल है, इसके बिना मेरा यूजर डिसाइड ही नहीं कर सकता इस कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होता है। मतलब इस बार गलती अमाउंट में नहीं है, गलती किसमें? डिस्क्लोजर में है। गलती डिस्क्लोजर में ऐसी है कि ऑडिटर को लगता है ये मेरे यूजर के लिए क्या है? फंडामेंटल है, तब भी वो गलती क्या कहलाएगी? परवेसिव कहलाएगी। वापस से, परवेसिव यूज करना है ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। जो गलतियां मुझे मिल गई है या जो गलतियां मुझे लगती है हो सकती है। अब सर इसमें 3 कंडीशंस हैं ऑडिटर के जजमेंट में, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे ये इफेक्ट क्या है? परवेसिव। नंबर 1, इट इज इंपैक्टिंग मल्टीपल एरियाज। Number 2, it is impacting only one area, but that one area represents a substantial part. Number 3, the effect is in terms of disclosures. इस बार ऐसा disclosure नहीं दिया है which is fundamental to the users of finance, मतलब उनके fundamental understanding के लिए important है। ये notes to accounts में कोई ऐसा disclosure होगा जिसके बिना user numbers पे rely नहीं कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये गलती का effect क्या होगा? परवेसिव होगा। इज दैट क्लियर टू यू? पढ़िए डेफिनेशन, देखिए। दिस टर्म इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब कि क्या इफेक्ट आएगा गलती का ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या कैन यू सी वर्ड पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि या तो 2 होगा, गलती मिलेगी या गलती हो सकती है, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? परवेसिव। इंट्रोडक्शन दे रहा है परवेसिव यूज कब करना है। नंबर 2, परवेसिव इफेक्ट वो होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट में, नंबर 1, या तो जिनका इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट और अकाउंट बैलेंस, मतलब दे विल इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज, मतलब दे विल इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज। नंबर 2, इफ सो कन्फाइंड, मतलब ओनली वन एरिया। If so confined, matlab the effect is only in one area, but that one area represents or could represent a substantial portion of financial statement. या वो गलती किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर। पर वो क्या डिस्क्लोजर नहीं दिया है? which is fundamental for my users to understand the financial statement. Example, summary of significant accounting policies. Summary of significant accounting policies. तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, गलती क्या कहलाएगी? परवेसिव कहलाएगी। दिमाग क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना? परवेसिव डेफिनेशन समझ में आया क्या? अब टेबल सिंपल है। अगर गलती मिले जो मटीरियल है बट क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है, हम देंगे क्वालिफाइड। हम देंगे क्वालिफाइड। कम टू द टेबल नाउ। गलती मिले, मटीरियल है बट क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है, क्या देंगे? क्वालिफाइड। पहले में गलती मिली है, यू हैव डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, you have detected material misstatements which are material but not pervasive, you will give qualified. If they are material as well as pervasive, will you give adverse? Yes. लैंग्वेज कैसे बदलेगा बताऊंगा, डोंट वरी। यहां पर पहले केस में आएगा क्वालिफाइड, दूसरे केस में आएगा एडवर्स। एग्जांपल सुनिए। नॉर्मली क्लीन ओपिनियन में क्या बोलते हैं? क्लीन ओपिनियन में बोलते हैं इन आवर ओपिनियन
to the best of our information and explanation given to us, financial statement gives a true and fair view. They give a true and fair view. Qualified में बोलते हैं same everything. They give a true and fair view except. They give true and fair view except. मतलब कुछ एक दो गलतियां छोड़ दो तो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या देते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं. क्लीन में बोलते हैं दे गिव ट्रू एंड फेयर. क्वालिफाइड में बोलते हैं दे गिव ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट. कुछ एक दो गलतियां छोड़ के बाकी सब क्या है? ट्रू एंड फेयर है. एडवर्स में बोलते हैं दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. एडवर्स में बोलते हैं दे डू नॉट, मतलब इट हैज टू बी समथिंग सिग्निफिकेंट, इट हैज टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Clean, they give a true and fair view. Qualified, they give a true and fair view except certain matters. मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी क्या है? रिलायबल है, कुछ गलतियों को छोड़ दे तो. एडवर्स में क्या बोलेगा? दे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. इज दैट क्लियर टू यू? लैंग्वेज समझ में आया क्या? लेट मी शो यू द ओपिनियन पैराग्राफ. इधर आओ. 705 के लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. पेज नंबर 1F.32. हेडिंग देखिए, क्वालिफाइड ओपिनियन. देख के समझ में आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है क्या. देखो क्या बोलते हैं. इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट. कैन यू सी अ वर्ड? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर. और ऑब्वियसली हमने अगर मॉडिफिकेशन दिया तो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन कहां आएगा? बेसिस में आएगा ना. तो ये जो मैटर्स हैं जो हमने यहां दिए हैं उनको छोड़ के क्या बाकी सब चीजें ट्रू एंड फेयर है क्या? यस. एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर जो हमने नीचे डिस्क्राइब किए हैं. एवरीथिंग एल्स इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्या क्वालिफाइड का लैंग्वेज समझ रहा है? क्या क्वालिफाइड का लैंग्वेज समझ रहा है? डेंजरस किधर है? एडवर्स में. अगला एग्जांपल देखिए, एडवर्स. In our opinion, to the best of our information and explanation given to us, because of the significance of matters discussed in basis for adverse opinion, the financial statements, mark the word, do not give a true and fair view. क्या इधर डायरेक्टली पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं क्या? Do not give a true and fair view. लैंग्वेज में डिफरेंस समझ रहा है क्या? अगर मटीरियल है परवेसिव नहीं है तो क्या आएगा? क्वालिफाइड. मटीरियल है एंड परवेसिव भी है और गलतियां मिल गई है तो क्या आएगा? एडवर्स. समझा क्या? थोड़ा बहुत क्वालिफाइड एंड एडवर्स समझ रहा है. सी ऑब्वियसली धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ता है आपस से. 705 में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं. मतलब दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट एसेज, बट ICAI हैज बीन वेरी नाइस. इट डजंट ट्रबल स्टूडेंट्स. ऑनेस्टली 705 दे डोंट ट्रबल स्टूडेंट्स. वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बच्चा बच जाता है और टीचर भी बच जाता है, क्योंकि इधर उन्होंने परेशान किया ही नहीं है. अगर वो इधर परेशान करने के लिए गया तो ट्रस्ट मी आपको समझेगा भी नहीं वो पूछना क्या चाहता है. इट इज डेंजरस. सबसे खतरनाक है डिस्क्लेमर. सबसे खतरनाक है डिस्क्लेमर. बताएंगे वो भी, डोंट वरी. अभी के लिए मॉडिफिकेशन कब कब आता है वो दो सर्कमस्टेंसेस हैं. कौन कौन से? जब हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस्टेड, गलतियां मिल गई है. दूसरे में मेरे को क्या नहीं मिला है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है कि मैं कंक्लूड करूं दैट दे आर फ्री फ्रॉम. मतलब एम आई अज्यूमिंग देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? यस. इसीलिए एक वर्ड होता है इफेक्ट, एक होता है पॉसिबल इफेक्ट. इफेक्ट कब आएगा? जब गलतियां मिल गई है. पॉसिबल इफेक्ट जब मेरे को लगता है गलतियां हो सकती है. इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा समझ में आया क्या? अब सुनिए, दो चीजें और है. आज थोड़ा 5-1 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा. टेबल कंप्लीट कर देते हैं. अपनी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ में जाओगे तो अच्छा रहेगा. और एक आध डेफिनेशंस भी दिखा देते हैं. तो आज का लेक्चर में 10-15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं. इज दैट फाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. सुनो, सो टेबल के अंदर हमारे पास में दो सिचुएशंस हैं. टेबल के अंदर हमारे पास में दो सिचुएशंस हैं. पहला सिचुएशन क्या था? जब हमें गलतियां मिली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड. हमें लगता है वो मटीरियल है बट क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है. तो हम बोलेंगे क्वालिफाइड. मतलब एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट. हम क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर. एवरीथिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट. समझा क्या? अरे समझा क्या? जब वो गलतियां मुझे लगे क्या है? परवेसिव. सर परवेसिव में कैसे डिसाइड किया? 3 कंडीशन थी सर. क्या गलतियों का इफेक्ट मल्टीपल एरिया पे आ रहा है?
क्या वो गलतियों का इफेक्ट एक ही एरिया पे आ रहा है? बट वो एक ही एरिया सब्सटैंशियल पार्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। या सर ये गलती डिस्क्लोजर रिलेटेड है, कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल टू माय यूजर्स। एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑडिटर बोलेगा वो गलती क्या है? परवेजिव। तो कौन सा ओपिनियन आएगा? एडवर्स। क्या आएगा? एडवर्स। उधर डायरेक्टली बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दैट क्लियर टू यू? अब सर नया सिचुएशन में आ जाओ। नंबर 2 क्या बोलता है? नंबर ए वाला पार्ट खत्म हो गया है, दिस इज डन, दिस इज डन। कैन आई गो टू नंबर 2? रीड नंबर बी। एक एक्सट्रीम है, हम ना ऑडिट कर रहे हैं, हमें ऑडिट के दौरान चाहिए ऑडिट एविडेंसेस। मुझे लगता है कि सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? या तो मैनेजमेंट परेशान कर रहा होगा, या मैनेजमेंट ने एविडेंस देने का पूरा ट्राई किया पर मैनेजमेंट खुद ऐसी कंडीशन में उसे समझ नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। मतलब इट इज नॉट ऑलवेज मैनेजमेंट जानबूझ के एविडेंस नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन भी इतनी बुरी हो सकती है कि मैनेजमेंट के खुद के पास भी बहुत सारी चीजों के आंसर्स नहीं हो सकते हैं। एक बात सोचिए, कोविड-19 बराबर है, देयर वाज अ लॉकडाउन। अगर कंपनी के मैनेजमेंट से पूछो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, वो क्या बोलेगा? इवन आई एम सिटिंग इनसाइड द हाउस, हाउ कैन आई टेल यू द ग्राउंड रियलिटी? नो वन इज देयर ऑन द ग्राउंड। बात समझ में आया क्या? मतलब समटाइम्स इवन मैनेजमेंट मे नॉट हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन नॉट शेयर विद यू। प्रॉब्लम हो सकता है इन सर्टेन केसेस। हर बार जरूरी नहीं है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऑडिट के लिए सिचुएशन क्या है कि भाई मुझे ना कुछ एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? कितने एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल परचेज चेक कर रहा हूं, परचेज में एक पार्टी रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, मेरे को उसका इनवॉइसेस नहीं मिला। मैंने उनको क्या बोला? पार्टी के पास एक खुद का इनवॉइस का कॉपी रहेगा, उससे मंगा के दे। कंपनी बोलता नहीं वो पार्टी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तेरा सप्लायर है, तू उससे परचेज करता है, पैसा भी करता है, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। कंपनी बोलता है नहीं हमने उसको पेमेंट भी नहीं किया। अब मेरे को पूरा डाउट आ रहा है सप्लायर है कि नहीं है। बराबर फेक सप्लायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बराबर है कि नहीं है? अगर सब ट्राई करने का भी एविडेंस ना मिले, मैं क्या अज्यूम करूंगा? ये परचेज हुआ ही नहीं होगा। मैं क्या अज्यूम करूंगा? ये परचेज हुआ ही नहीं होगा। अब अगर मैं बोलता हूं टोटल परचेज 100 करोड़, ये परचेज का अमाउंट है 3 करोड़, इज इज मटीरियल? यस। 3% है मेरे परचेज का, मैं मटेरियल बोल सकता हूं, मेरी मर्जी। बट क्या इसकी वजह से मैं ये बोलूं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं? अगर मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा है जहां मुझे डाउट आ रहा है, बाकी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला, तो क्या मैं अज्यूम कर लूंगा ये 3 करोड़ के परचेज गलत है? क्या मैं अज्यूम कर लूंगा 3 करोड़ के परचेज मतलब 3 करोड़ के पेबल भी गलत है? मतलब 3 करोड़ के पेबल भी गलत है। मैं उनको क्या बोलूंगा? ये एडजस्टमेंट कर दो, तुम पेमेंट करने वाले हो नहीं, राइट ऑफ कर दो। मानते तो ठीक, नहीं मानेंगे कैन आई गो टू मॉडिफिकेशन? यस। कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा? क्वालिफाइड आएगा। इस बार क्या लग रहा है? गलती का पॉसिबल इफेक्ट, गलती का पॉसिबल इफेक्ट। आज इंफॉर्मेशन नहीं है बट जो इफेक्ट आ सकता है, जो मुझे लग रहा है कि मटेरियल है बट क्या नहीं है? परवेजिव नहीं है। क्या नहीं है? परवेजिव। तो इधर आपको गलती मिली नहीं है, आपको लगता है गलती का पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है। मतलब देयर इज अ possible material misstatement, there is a possible material misstatement. Can I give a qualified opinion in this case? Yes. लैंग्वेज थोड़ी बदलेगी। क्या बदलेगी बताता हूं, ढंग से देखना। एक एग्जांपल हमने आपको एग्जांपल नंबर 1 में बोला एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स। कौन सा ओपिनियन था? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड में क्या बोला? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स। बराबर है। एक और क्वालिफाइड दिखाता हूं, पेज नंबर 1F.36 क्वालिफाइड है क्या? फिर से सेम ऑडिट रिपोर्ट देखना। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। क्योंकि इधर मुझे लगता है गलतियां हो सकती है, इतना ही डिफरेंस है। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, एक में गलती मिली है, एक में लगता है गलती हो सकती है। इसलिए पहले में लैंग्वेज है गलती का इफेक्ट, दूसरे में लैंग्वेज है पॉसिबल इफेक्ट। पर दोनों केस में क्या नहीं है? परवेजिव नहीं है। क्या नहीं है? ये प्योरली ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है। मैं आपको कितना भी बोलूं ना कि आपको इस सर्कमस्टेंसेस में ये करना, याद नहीं करके जा सकते आप लाइफ में, क्योंकि हर कंपनी का सिचुएशन अलग रहेगा।
यू अंडरस्टैंडिंग? यू कैन नॉट रिमेंबर कि 3 रूल है मैंने याद कर लिया हर जगह अप्लाई। वो 3 अप्लाई करने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, अलग अलग सिचुएशन देखनी चाहिए। यू कैन नॉट डिसाइड कि रैंडमली इसमें तो क्वालिफाइड आएगा, इसमें एडवर्स आएगा, ऐसा कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता है। आपको पूरा कंपनी समझने के बाद में, सरकमस्टेंसेस समझने के बाद में, 705 समझने के बाद में अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा। एक में लगता है गलती है जो कि मटेरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड। दूसरे में भी लगता है गलती हो सकती है, मटेरियल लग रही है बट क्या नहीं लग रही है, परवेज। दोनों में क्वालिफाइड आएगा, दोनों में क्या आएगा, क्वालिफाइड। डिफरेंस क्या है? गलती मिली, मटेरियल, नॉट परवेसिव। गलती मिली नहीं, हो सकती है क्योंकि मुझे क्या नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। वो भी क्या लग रहा है, मटेरियल है बट क्या नहीं लग रहा है, परवेसिव। दोनों केस में अगर परवेसिव नहीं है, गलती है या हो सकती है, तो क्या आएगा, क्वालिफाइड। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? अब अगर मैं बोलूं ये प्रॉब्लम परचेजेस में नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम इन मल्टीपल एरियाज, ऐसा सेल्स में भी हो रहा है, ऐसा इन्वेंट्री में भी हो रहा है, इज इट साउंडिंग परवेसिव नाउ कि मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा है, नॉट रिगार्डिंग वन एरिया बट रिगार्डिंग मल्टीपल एरिया? कैन आई से ये वही सिचुएशन है, आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट इस बार इट्स नॉट जस्ट वन एरिया, इट्स अबाउट मल्टीपल एरिया। कैन आई से इट इज साउंडिंग मटीरियल एज वेल एज परवेसिव? बट बहुत रेयरली ऐसा होता है। ऐसा होना मतलब मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है, ऐसा होना मतलब मैनेजमेंट जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, आपको बताना नहीं चाहता है, इसीलिए वो चीजों को छुपाएगा। ये एक्सट्रीम केस है, इसमें हम बोलेंगे डिस्क्लेमर। क्या बोलेंगे हम? डिस्क्लेमर। एंड डिस्क्लेमर इज डेंजरस। इधर हम बोलते हैं मैं ओपिनियन ही नहीं देगा, एक होता है ये बुरा है, एक बोलता है मैं बताऊंगा ही नहीं कितना बुरा। बेसिकली वी विल नॉट इवन गिव एन ओपिनियन। ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है, इधर लैंग्वेज ही बदल जाता, देखिएगा ढंग से। डिस्क्लेमर, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हमेशा क्या बोलते हैं, इन आवर, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों सर? बिकॉज हम क्या नहीं ऑब्टेन कर पाए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। रादर एक चेंज और खतरनाक है, हम हमेशा बोलते हैं वी हैव ऑडिटेड, ऐसा बोलते हैं ना, वी हैव ऑडिटेड। इधर बोल रहा है वी वर एंगेज्ड टू, मतलब हमको अपॉइंट किया था, मतलब ऑडिट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है वी वर एंगेज्ड टू, मतलब हमारा एंगेजमेंट हुआ कि हम ऑडिट करेंगे, इट वाज एन एंगेजमेंट टर्म्स, पर हमने ऑडिट किया ही नहीं है और हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, वी आर नॉट सेइंग वी हैव ऑडिटेड। समझा क्या? लैंग्वेज बदला कि नहीं बदला? दिस एक्सट्रीम केस इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। थोड़ा सा बॉक्स समझ में आया क्या? थोड़ा सा बॉक्स समझ में आया है क्या? क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं सब बताएंगे, एटलीस्ट वो बॉक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? वापस से जस्ट लुक एट द बॉक्स फॉर 1 मिनट, डोंट वरी, आज हम यही रुक जाएंगे, कल आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। बट लुक एट द बॉक्स फॉर 2 मिनट्स, शांति से सिर्फ बॉक्स को इवैल्यूएट कीजिएगा। हमें मटेरियल स्टेटमेंट मिले जो कि मटेरियल लग रहे हैं बट क्या नहीं लग रहे हैं, परवेसिव, तो क्या दे देंगे, क्वालिफाइड। हमें गलतियां मिली जो मटेरियल भी है एंड, तो क्या देंगे, एडवर्स। इधर बोलेंगे सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट, यस और नो। इधर बोलेंगे ट्रू एंड फेयर ही नहीं है, हाँ या ना। फिर सर हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला और हमें लगता है गलतियां मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, बट इसमें गलतियां हो सकती है, तो वर्ड क्या आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। एंड यू विल से because except for the possible effect everything else is true and fair. Disclaimer तो extreme है, यहां बोलेंगे we do not express an opinion and we have not audited, we were engaged to audit. क्या आपको बस एक बॉक्स समझ में आया क्या? क्वेश्चन सारे बताऊंगा, इसमें मस्त क्वेश्चंस बन सकते हैं। एडवर्स का डेफिनेशन पूछ लेगा, डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड एडवर्स पूछ लेगा। मतलब मैं तो हमेशा चाहता था कि बच्चे को बोले ड्राफ्ट ही करके आ पैराग्राफ, ड्राफ्ट एडवर्स, ड्राफ्ट क्वालिफाइड, ऐसे इंटर में नहीं पूछते थे, बट तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जिससे मैं बहुत खुश हूं।
ICI is improving. समझा क्या? बहुत मजा आएगा। मतलब आपको चुपचाप एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे। और सही है यार, मैं आपको एक आज छोटा सा बात शेयर करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, जेन्युइनली, और क्यों मुझे ठीक लगा, गलत मत समझिएगा, एंड मैं आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई नो दैट मेजोरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट फॉर द सेकंड टाइम और व्हाटएवर, तो आप चाहेंगे कि बस मैं पास हो जाऊँ, बराबर है। आज एक सीए फाइनल का बच्चा है मिलने के लिए, आपका GM CSN एडवांस ITT होता है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, पूना का आज का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेनिंग लेने के लिए आया, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। उसके बाद में उन्होंने बोला एक चीज, दैट आप ऑडिट के अलावा बाकी ज्यादा जो चीजें हैं उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। तो इसने क्वेश्चन पूछा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, या पढ़ रहे हो आप एसएस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, हम वो भी तो कर सकते हैं। उस पर्सन ने आंसर दिया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे लिए बना है। बट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आई विल नॉट गिव यू नेम एंड डिटेल्स, ये भी नहीं पता था कि SAEs, SRS, SREs एग्जिस्ट करते हैं, अलग एंगेजमेंट्स होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एंड उनका एक्सपर्टीज स्टैट्यूटरी ऑडिट में था। It's okay. I'll tell you why. I'm not blaming the person. I'm blaming the process. Because while passing, you were only thinking about passing. It is important. I'm not disagreeing. But एक बात सोचो ना, अगर मेरे को परवेजिव वर्ड ही नहीं पता, मैंने सब पास कर लिया, जस्ट इमेजिन मेरे रिपोर्ट में जो डिसीजन मेकिंग है ना वो एक वर्ड पे है, वही मेरे को नहीं पता, What's the point of passing? I hope you're understanding this. It's like you have the license to drive, but you don't know what is accelerator and what is brake. I don't know whether you are understanding what I'm saying. It is as good as a disaster. मैं आपको बस यही बता रहा हूं, बराबर है, आप पढ़ो, आप सिर्फ एग्जाम के हिसाब से सोचो, और मैं तो प्योरली वैसे ही जाऊंगा, बराबर। बट मैं जब चाहता हूं कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए तो होनी चाहिए, वो चीज को कभी डिस्काउंट मत करो, भले ही 2 घंटे ज्यादा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अप्रोच रखो, ऑब्वियसली पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, वो अप्रोच रहना चाहिए, मैं कभी डिसएग्री नहीं करूंगा उस चीज को, बट साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर वैल्यूडेशन हो जाए, और अगर खुद से मतलब थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा ना उस दुनिया में होता क्या है, तो कभी पता ही नहीं चलेगा शायद। और आपको लगता है कि आज अगर आप इस सब्जेक्ट को पास होने के डर की वजह से पढ़ रहे हो, जिस दिन पास हो गए उसके बाद तुम कभी ऐसे ओपन करोगे लाइफ में, मतलब प्रोबेबली आपको लगेगा ठीक है तो मैं कर ही लूंगा इज द रिस्क। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड देन देयर इज अ रिपोर्ट बाय हिंडरबर्ग इवेंचुअली, इट्स ओके, नथिंग आई एम सेइंग, मतलब फिर लोग आपके ऊपर क्वेश्चंस रेज करते हैं, जाने दीजिए। आई होप हमारा डिस्कशन आज का अच्छा था, आपको 705 का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया, थोड़ी चीजें पेंडिंग है 705 की, एंड ऑब्वियसली हम 705 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी गुड, ऑब्वियसली कल संडे है, दिस संडे देयर इज नो लेक्चर, जनरली संडेज को लेक्चर नहीं होगा, वीकडेज को ही होगा, बिकॉज आने वाले कुछ 2 संडे मेरे को रेगुलर बैचेस को कंप्लीट करना है। अभी गुड, थैंक यू। और मंडे विजय सर लेक्चर ले रहे कि नहीं ले रहे, क्या बोला है उन्होंने, हैज ही इन्फॉर्म्ड देयर विल बी लेक्चर, राइट? हाँ, तो मोस्टली वी विल ऑल्सो कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू, यस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप ये जो रेस्पेक्टिव PDF है 1-2, अगर आप बुक्स नहीं अभी तक डिलीवर हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर से रेफर कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। यस बेटा, आपको Q&A मॉड्यूल भी भेजा जाएगा, बट Q&A मॉड्यूल विल गो फॉर प्रिंटिंग ऑन मंडे, तो अभी आपको मॉड्यूल 1 and 2 कुरियर होगा, Q&A मॉड्यूल विल कम आफ्टर 2 weeks अप्रोक्सीमेटली। यस, Q&A मॉड्यूल आएगा, बट दैट विल कम आफ्टर 1 to 2 weeks। इट इज गोइंग टू गो फॉर प्रिंटिंग ऑन ट्यूसडे।
यस, क्या ओपन नहीं किया डोर? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।